स्वागत है आप सबका। आज हम फिर रूबरू हो रहे हैं आपके साथ कुछ न्यू टॉपिक और कुछ न्यू कंटेंट के साथ, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें पर्टिकुलर चैप्टर के साथ हम आपके सामने क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिसमें ये क्वेश्चंस जो हैं आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो देखिए हम आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि आप अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो शायद आपके अंदर का जो डर है वो डर खत्म हो जाए। तो इस क्वेश्चंस को आप बोर्ड पे देख सकते हैं, और हाँ, हमारी बहुत मेहनत होती है इस चीज़ को आपके सामने लेके आने में, तो प्लीज़ हमारी मेहनत को और उजागर कीजिए, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइएगा कि हम जो आपके सामने लेके आ रहे हैं आपके लिए कितना यूज़फुल है और कहाँ तक आप उसको समझ पा रहे हैं, तो ताकि इससे हमारा और मनोबल बढ़े और न्यू टॉपिक्स, न्यू कंटेंट के साथ, न्यू तरीके से हम आपके साथ रूबरू होते रहें हर एक वीडियो में। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हूँ आपके सामने पहले चैप्टर के। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप इन पे प्रिपेयर कर लेते हैं, इनके ऊपर आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं एग्जाम से पहले तो ये आपके बहुत हेल्प करेंगे मार्क्स गेन करने में, यानी कि मार्क्स को बढ़ाने में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है हमारे सामने कि संविधान से आप क्या समझते हैं। यानी पहला क्वेश्चन ये इस चैप्टर का, जो पहले चैप्टर के हेडिंग के ऊपर ये कि संविधान से आप क्या समझते हैं, यानी कि इसमें सिर्फ ये लिखना है कि संविधान क्या है। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन पे क्या समझते हैं की जगह पे सिर्फ ये होता है कि संविधान क्या है और संविधान से आप क्या समझते हैं, दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, तो आपके सामने अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ये मत सोचिएगा कि मैंने तो पढ़ा था संविधान क्या है और यहाँ ये पूछ रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, आंसर सेम ही जाएगा कि संविधान का अर्थ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। देखिए अब आपके सामने 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊंगा जो सिमिलर है, यानी कि पूछने का तरीका बस उनका थोड़ा अलग है, पर उनमें कई हद तक बातें जो हैं वो सेम लिखे जाएंगी, आंसर्स जो होंगे वो सेम होंगे। कैसे, अब आप देखिए कह रहा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है। ठीक है, इस क्वेश्चंस में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि संविधान की जरूरत या फिर आवश्यकता क्यों है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि इसमें संविधान का कार्य लिखना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान की विशेषता लिखिए। अब तीनों क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं लगभग सेम बातें पूछ रहे हैं। ठीक है, लिखने का कंटेंट जो है, तरीका जो है कुछ पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है, बट पूछने का जो इनका एक मोटिव है वो सेम है कि हमें आवश्यकता क्यों है। देखिए संविधान का जो कार्य होगा कहीं ना कहीं वही हमारी आवश्यकता होगी, और संविधान की जो विशेषता होगी वही उसके कार्य और उसकी आवश्यकता में आएंगे। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को और इन क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है तो अगेन एंड अगेन इसको रिपीट कीजिएगा ताकि आप उसको समझने में सक्षम होएं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, हमारा है भारतीय संविधान की सीमाएं लिखिए। यानी कि भारतीय संविधान की सीमाएं क्या कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान के कुछ लिमिटेशन है, यानी लिमिटेशन किस तरीके के कि वो सीमाएं भी लगाता है, किस तरीके से, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अगला है संविधान, भारतीय संविधान जो है लिखित एवं अलिखित संविधान है, अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए हमारे सामने 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, कैसा, एक लिखित अलिखित, दूसरा जो होता है वो होता है लचीला एवं कठोर। 2 तरीके का क्वेश्चन पूछता है अंतर के तौर पे, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि हमारा भारतीय संविधान है वो लचीला क्यों है एवं कठोर क्यों है, साथ ही साथ लिखित व अलिखित क्यों है। अगर ये टॉपिक आपको लिखने में समझने में दिक्कत हो तो हमारी वीडियो जो है इसके ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां जा करके इसको देखकर समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के स्रोत को समझाइए। अब देखिए यहाँ पे स्रोत लिखने हैं, कौन से स्रोत, जो भारतीय संविधान में हमारा जो संविधान है वो लिखा गया है तो किन किन देशों से हमने अपने स्रोत को ग्रहण किया है, प्रावधानों को लिया है, वही यहाँ लिखना है। अब इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका एक और हो सकता है, क्या हो सकता है ये देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि भारतीय संविधान को
पुष्प गुच्छ भांति की तरह समझा जाता है क्यों, यानी फ्लावर बकेट की तरह समझा जाता है क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो तीनों क्वेश्चन सेम बातें पूछ रहे हैं। जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान जो है इसके स्रोत को समझाइए, यानी कि इसको हमने कहां कहां से इसके प्रावधानों को ग्रहण किया है, किन किन देशों से ग्रहण किया है वो। दूसरा क्वेश्चन जो मैं आपको बताया कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, यानी कि विभिन्न देशों के प्रावधानों से लेकर के बनाया गया है वो। और तीसरा क्वेश्चन पुष्प गुच्छ भांति की तरह है, यानी कि हमने विभिन्न देशों के प्रावधानों को देखा, पढ़ा, समझा, तब जाके अपने संविधान के उसमें अपने संविधान को हमने लिखित तौर पे लिखा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन सेम बातें पूछ रहे हैं, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला क्यों है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले यहीं पे बताया कि लिखित व अलिखित व कठोर व एवं लचीला, इनमें अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो इनको जरूर कंपलसरी है, पूछता ही पूछता है। 2 अंक में पूछे आपसे या फिर 4 अंक में, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि कितने में पूछता है वो हम प्रेडिक्ट करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आपका बस काम है कि आप इस पे प्रिपरेशन करके चलिए, चैप्टर्स पे, क्वेश्चंस पे। कितने नंबर का पूछेगा वो तो बात की बात है। ठीक है, संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया का क्या वर्णन, मतलब यहाँ पे कि संविधान सभा जो है उसको कैसे पूरी तरीके से बनाया गया, कैसे उसने कार्य किया, उसके गठन में कितने मेंबर शामिल थे, इन पूरी प्रक्रिया को आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान की आलोचना पर प्रकाश डालिए, यानी कि भारतीय संविधान की क्या आलोचनाएं की जाती हैं, तरह तरह की आलोचनाएं हैं, उसकी बातें हैं, तर्क वितर्क हैं, उसको समझाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो लगभग कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, सुना भी होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कर लो आएगा, लगभग ये सारे वही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें पूछने का तरीका थोड़ा अलग है या फिर कुछ नए तरीके से है। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले चैप्टर में से, जिस पे आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इस चैप्टर का आपका कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा इन द सेंस कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे पहले चैप्टर को एक उसमें से नंबर अचीव करने के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को, चाहें तो मैं साइड हो जाता हूं, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11th क्लास के पॉलिटिकल का जो सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, उसका जो है सेकंड जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो है सेकंड चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको सेम आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हम अपनी कोशिश जो है हम अपनी तरफ से जारी रखें, जितना हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो लगातार हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आप लोगों का भी सपोर्ट हमें चाहिए होता है। तो आप अपना सपोर्ट कैसे दिखा सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे कि हमें भी क्या हो, उत्सुक हो, हम भी उत्साहित हो और लगातार काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता रहे हमें। ठीक, तो देखिए इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो चैप्टर सेकेंड है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके जो सेकंड चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन उठ के आ जाए ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, डेफिनेटली आप नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, बखूबी उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लिख के आएंगे। ठीक है, और हाँ एक चीज और, मैं आपके लिए पर्टिकुलर एक ऐसी भी वीडियो लेके आने वाला हूँ आपके सामने, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं जिसमें ये बताया हूं कि एग्जाम में मार्क्सिंग, यानी कि एग्जाम में मार्क्स आपको किस तरीके से दिए जाते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपको लेके आऊंगा आपके लिए मैं, वो लेके आऊंगा कि एग्जाम को आपको लिखना है कैसे, पैटर्न कैसे लिखना है। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे कम बैक करते हैं। हमारा जो टॉपिक है अभी का वो है कुछ क्वेश्चंस का, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये कुछ सालों का क्या, हाँ लगभग 4-5 सालों का तजुर्बा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चंस को बताया हूँ अनुभव के तौर पे कि ये आने के चांसेस होते हैं पेपर में, और उम्मीद करता हूँ कि हाँ आप लोग भी इस पे इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ, और अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चन है, अधिकार से आप क्या समझते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ देता है कि अधिकार क्या है, या अधिकार से क्या तात्पर्य है, या फिर अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है, कर्तव्य से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्य, आपको पता है कि मौलिक अधिकार जो है वो हमें कर्तव्य को, मौलिक अधिकार के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी मिले हैं। ठीक है, तो अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट में बन सकता है। ठीक है, जैसे अधिकार से आप क्या समझते हैं, सेम वैसे ही कर्तव्य से क्या अभिप्राय है, क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। पर
जो बातें होंगी, जो आंसर होगा वो सेम वही होगा कि कर्तव्य क्या है। ठीक है, अगला, अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अब देखिए अधिकारों का घोषणा पत्र यानी कि आप अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको मैंने एक एक बातों को, एक एक टॉपिक को क्लियर किया है कि अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या, अधिकारों का घोषणा पत्र। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, उसमें जाके अभी भी देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं वहां से। ठीक है, तो देखिए अधिकारों के घोषणा पत्र से क्या अभिप्राय है, इसमें आपको ये लिखना है कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, ज्यादा देखिए नंबर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर आपका 2 नंबर में आता है तो 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही आप इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ड लिमिट दी गई होती है। ठीक है, अगला है निवारक नजरबंदी किसे कहते हैं। निवारक नजरबंदी आपने वो सुना होगा ना कि हाँ बिना किसी मुकदमे के आधार पर उसको एक शक के आधार पर उठा के जेल में डाल दिया जाता है, तो वही ये क्वेश्चन है निवारक नजरबंदी। अगर आपने नाम ना सुना हो तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, रिट या आदेश किसे कहते हैं तथा न्यायालय द्वारा कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं। देखिए अभी लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ज्यादा नंबरों में आने के चांस होते हैं। ठीक, जिसमें ये पूछ देता है 2 क्वेश्चन एक साथ पूछा है। सबसे पहले क्या पूछा है, रिट या आदेश किसे कहते हैं। सबसे पहले आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पेपर में कि रिट क्या है और आदेश, या फिर ये दोनों क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग विषय में। तथा न्यायालय द्वारा कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको दूसरा इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है कि भाई कौन कौन सा रिट है जो न्यायालय जारी करता है। ठीक है, तो उसको आप और एक्सप्लेन करेंगे एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, 2 बातों को पूछा है तो आपको उस तरीके से लिखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है नीति निर्देशक तत्व क्या है तथा इसका उद्देश्य लिखिए। देखिए आप बहुत बहुत समझदार बच्चे हैं, इसमें क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व बताइए कि क्या है, उसके उद्देश्य क्या है वो आपको बताने हैं कि हाँ भाई नीति निर्देशक तत्व ये है और नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य ये हैं। ठीक है, उसके बाद से नीति निर्देशक तत्व की नीतियां क्या हैं। अब ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। ठीक है, उद्देश्य और नीतियां दोनों अलग है, तो आप दोनों को एक ही अलग अलग जब अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उसमें एक ही चीज मत लिख के आ जाइएगा वरना वो रॉन्ग होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से कि क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिएगा। ठीक है, अगला है मौलिक अधिकार किसे कहते हैं तथा इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है पर पूछेगा जरूर। ठीक है, उसके बाद से इसमें क्या लिखना है, मौलिक अधिकार लिखने हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार के कौन कौन से यहाँ पे प्रकार हैं, यानी कि आपको पता है कि आपके पास कितने मौलिक अधिकार है, उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। देखिए मैं आपको बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछता है आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, उसको डिफाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो आप। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है कि इसका आंसर कहाँ मिले तो हमारी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगा आपको वहाँ से। मौलिक अधिकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें कि मौलिक अधिकार के महत्व को बताना है कि मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आपके बनते ही बनते हैं। पूछने का मैंने आपको क्या बोला, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है पर घबराइएगा मत वहां पे। ठीक है, परेशान नहीं होना है, आपको धैर्य बना के रखना है, शांति से क्वेश्चन को एक बार में समझ नहीं आ रहा 2 बार में पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पर अच्छे से समझ करके उसको लिख के आइए। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि जल्दबाजी के चक्कर में जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें पता होता है हम उन क्वेश्चन के आंसर को भी गलत या फिर छोड़ करके आ जाते हैं, है ना, गलत लिख देते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो सबसे पहली बात तो पेपर में आपको डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और वो पूछ क्या रहा है उसके हिसाब से ही आपको आंसर लिख के आना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मैं साइड हो जाता हूं, आप जरा इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो ये फिर आपका पूरा 11th क्लास स्किप करवा देगा, है ना। आप दोबारा से आपको भगवान न करे ऐसा हो, मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी विद्यार्थी के साथ ऐसा हो क्योंकि सब समझदार है, अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ही आगे जाने वाले हैं, भविष्य बहुत इनका उजागर है, तो स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो फिर ये स्किप हो जाओगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसको नोट डाउन करना है और एक एक क्वेश्चन को आप नोट डाउन करके उसके आंसर्स पे प्रैक्टिस कीजिए। जो हमारा 3rd चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है,
फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि पेपर से पहले आप उसका बेनिफिट उठा पाएं। ठीक है, आइए हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज थर्ड चैप्टर चुनाव प्रतिनिधित्व है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसपे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर से ये मिड टर्म छोड़िए, आप फाइनल के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उस पेपर में भी आपको डर नहीं रहेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। ठीक है, जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार होता है उसके ही 4 महत्व को लिखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में होता है कि बच्चे सिर्फ सार्वभौम पढ़ लेते हैं उसके आगे लिखने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले आगे पूरे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। ठीक है, जब मैं भी पढ़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि सिर्फ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है इसको बताओ, पर नहीं, यहाँ पर इसके महत्व का उल्लेख करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन जो क्षेत्र है इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो क्या करना है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। किसमें बताना है, तो पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, लगभग मैं आपको बताऊं तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आई होप कि आप एक एक नंबर की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे लगातार। ठीक है, हम आपके लिए लगातार जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसका बेनिफिट उठा पाए, आपको फायदा हो एग्जाम टाइम में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। ठीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये क्या है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, जो सबसे आगे है वही जीतेगा, ये प्रणाली क्या है यही बताना है इसमें। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक, अब ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके थर्ड चैप्टर के ही हैं। ठीक है, और इनके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं इस पे। ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लगातार मैं आपसे यही कह रहा हूं वीडियो में कि पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर क्वेश्चंस पूछने का जो मतलब है, उसका अर्थ है वो वही है। ठीक है, आप एक बार में अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि आप उसके अर्थ को समझ पाए कि वो कहना क्या चाहता है, मेरे से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ना आपको हूबहू एकदम डिट्टो क्वेश्चन उठा के नहीं देता, वो आपके जो माइंडसेट है, जो आपके दिमाग की क्षमता है, उसको चेक करता है कि बच्चा कितना सोच सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की तुलना कीजिए। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक, यानी कि देखिए यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में तुलना करनी है कि भाई समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है और सर्वाधिक वोट की प्रणाली है वो क्या है, उन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तुलना करना मतलब अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, अगर पेपर में ऐसा कुछ वर्ड आता है कि तुलना कीजिए या फिर इसकी व्याख्या कीजिए, इसका उल्लेख कीजिए, इसका समालोचनात्मक विवरण दीजिए, तो इसमें परेशान मत होना, पर क्वेश्चंस को पढ़ना कि इसका एक्चुअल मीनिंग वो मुझसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला देखो, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को स्वीकार क्यों की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक वोट की जीत से प्रणाली। ठीक है, पर वो क्यों स्वीकार्य है ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक, अगला है चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है, यानी कि आपके जो चुनाव चैप्टर है इसका तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि लोकतंत्र का या चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है। ठीक है, अगला है भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। देखिए ये एक तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताओ। साथ ही साथ निर्वाचन, यानी कि भारत में निर्वाचन आयोग या फिर प्रमुख उसके जो कार्य हैं उसको लिखो कि उसके कार्य क्या हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं जो वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत की चुनाव व्यवस्था की कमियों का उल्लेख कीजिए। ये भी देखिए, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो है तो इंपॉर्टेंट लगभग सभी, बट ऐसा होता है ना कि हाँ ये कुछ ज्यादा आने के चांस है, तो उनमें से लगभग कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, और अगर इन पे प्रैक्टिस कर ले तो इससे बाहर ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़, क्योंकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं उसमें से अगर शॉर्ट भी पूछेगा ना तो आप बखूबी लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक पे अगर करना चाहते हैं तो, और इस पे बैठ करके ना लगातार प्रैक्टिस कीजिए। ये अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं इसको तो 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस इस पे होगी आपकी, तो आप पकड़ अच्छे से मजबूत कर लेंगे चैप्टर पे, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हुए आ रहे हैं चैप्टर वाइज।
अभी भी हम वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 4th चैप्टर का, कि इसमें से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा कौन से हैं जो पेपर में आने की उनकी संभावना है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एग्जाम टाइम चल रहा है और हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ वीडियो में चैप्टर्स के क्वेश्चंस लेकर के। तो आप ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर आगे आने वाले जो टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, उस पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मनोबल बना रहे। ठीक है, तो आइए हम जो 4th चैप्टर है इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो मैं आपको वीडियो में बता दूं कि ये क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आंख बंद करके उस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि उस चैप्टर में से उस क्वेश्चंस के बाहर और कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में जो भी मैं आपको बता दूं कि हाँ ये क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप सच बता रहा हूं आपको बच्चों, आप बहुत समझदार भी हो, मुझे पता है, समझाने को इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिक स्टडी सेंटर पे जितने बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमें पता है कि वो सारे के सारे समझदार ही हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हुए चलिए, आपका अनुभव बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एक आत्मविश्वास आएगा पेपर करने में। ठीक, देखिए, कार्यपालिका किसे कहते हैं, इस चैप्टर के ऊपर ये कार्यपालिका, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर के हेडिंग के ऊपर कि कार्यपालिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पे सिर्फ अर्थ बताना है। अगर किसे कहते हैं के जगह पे होता कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है, कार्यपालिका का क्या अर्थ है, कार्यपालिका से हमारा क्या अभिप्राय है, तो बातें सेम वही होती। ठीक है, मैं आपको तरीका भी बता दे रहा हूं कि इसके जगह पर अगर ये पूछता तो आपको क्या लिखना होता, तो कार्यपालिका ही बताना है कि कार्यपालिका क्या अर्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि कार्यपालिका के क्या काम है। ठीक है, यहाँ पे कामों का इसका उल्लेख करना है कि इसके कार्य कौन से भाई, उसका वर्णन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, इस चैप्टर का जो कहते हैं ना इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस चैप्टर का जो है किस तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे अब मैं बताता हूँ आपको। ये स्थायी कार्यपालिका है ना बच्चों, ये स्थायी कार्यपालिका, सॉरी राजनीतिक कार्यपालिका, वर्ड मिस्टेक हो गया। राजनीतिक कार्यपालिका की जगह पे ना आपसे यहाँ पे ये अस्थायी कार्यपालिका भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, अस्थायी। देखिए, यहाँ पर ये आपसे अस्थायी भी पूछ सकता है, अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका का अर्थ क्या है, अस्थायी कार्यपालिका से है। ठीक है, इसका तात्पर्य किससे है, अस्थायी कार्यपालिका से। तो राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है कि अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, भारत में संसदीय कार्यपालिका को अपनाने के कारणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि हम भारत में जो है संसदीय कार्यपालिका को अपनाया। आपने देखिए ना, संसदीय कार्यपालिका है ना हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसको हमने क्यों अपनाया है, उसके कारणों का उल्लेख करना है। ठीक है, एक चीज़ और, कहीं आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो स्किप करके यार चल आगे चल लेते हैं, हाँ हम कर लेंगे खुद से प्रैक्टिस, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस ना आपके सामने कोई नहीं लेके आता। ठीक है, वो हम ऐसे एक तरीके से अनुभव शेयर करते हैं आपके साथ, जिससे कि आपका भला हो सके। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ बच्चों की जो जीवन रेखा है वो किस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो अगला देखिए, अर्ध अध्यात्मक और अध्यात्मक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका की अर्धदशात्मक कार्यपालिका में अंतर लिखिए। देखिए, ये क्वेश्चन आने का भी चांस है आपका पेपर में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि श्रीलंका में अर्धदशात्मक कार्यपालिका जो है, ठीक है, श्रीलंका की अर्धदशात्मक कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। अगला है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन करना है इनका। ये भी देखिए, ये भी लॉन्ग, ये क्वेश्चन आपके 6 नंबर में बनने वाले चांसेस है। ठीक है, हालांकि 6 नंबर में भी टीचर के ऊपर 6 नंबर में दे दे, 4 नंबर में दे दे, पर ये क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप लगातार इस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का, कार्यकारी शक्तियां जो है उसको समझाइए, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यकारी मतलब कि जो कार्य की शक्तियां हैं वो क्या है, उसका उल्लेख करना है, उसको समझाना है। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषताओं का वर्णन करो जो उसे विशिष्ट बनाती है। ठीक है, यानी कि संसदीय कार्यपालिका है, इसके 4 कारणों, यानी कि जो 4 उसके विशेषताएं हैं उसको बताना है, जो इसको विशिष्ट यानी कि इसको एक अलग तरीके से दर्शाती है। ठीक है, और भारत में उपराष्ट्रपति पर लेख लिखिए। लेख लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि उपराष्ट्रपति के बारे में हमें यहाँ पे कुछ बातें साझा करनी है। ठीक है, देखिए, ये
वो क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ पूरे वीडियो में, चाहे वो पहली दूसरी तीसरी कोई वीडियो हो, मैं आपको यही बार बार कह रहा हूँ कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ के भागिएगा मत, क्योंकि आपका काम ये पढ़ना पढ़ना पढ़ना। आज हम बात करेंगे हमारे विधायिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे लगातार हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते हुए आ रहे हैं, आज हमने जो सोचा कि आपके साथ डिस्कस करें विधायिका का जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर। इसके पहले हमने संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान में अधिकार है उसके ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर, चुनाव के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। अगर अभी आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मेनली हम डिस्कस करेंगे विधायिका के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से पेपर में बनने के चांसेस होते हैं जिनके, या फिर हैं, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारा, द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। यानी कि द्विसदनात्मक का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो 2 सदन है, 2 सदन मतलब राज्यसभा लोकसभा जो सदन है, उनके यहाँ पे पक्ष में 2 तर्क देना है। कि 2 तर्क का मतलब कि उनके बारे में 2 बातें बतानी है, ठीक है, 2 पॉइंट्सों में उसको उजागर करना है, ठीक है। और हाँ, इसी द्विसदनात्मक के ऊपर हमारे इस चैप्टर में से मैप पूछा जाता है, तो आप इसके साथ साथ इस चैप्टर के मैप पे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। वो मैप जो होगा आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में, तो द्विसदनात्मक विधायिका के ऊपर हमारा मेनली मैप पूछा जाता है, तो इसके ऊपर आप प्रिपेयर कर लीजिएगा आपके जो भी मटेरियल्स होंगे उसके थ्रू, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, जो इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विधायिका के द्वारा ही संसद निर्माण प्रक्रिया है, ठीक है। और इसी में संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो वो 2 सदनों के बारे में हमको बताना है कि ये 2 सदन की जरूरत ही हमें क्यों है, ठीक। अगला है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। देखिए इसमें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता पूछ रहा है। योग्यता का मतलब क्या है कि आप लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ठीक है। क्या आप वो अगर योग्यता आप में है तो आप क्या लोकसभा के सदस्य बनने के लिए परिपूर्ण है, ठीक है। तो ये बातें आप क्वेश्चंस जो है ये फाइंड आउट कर लेना। आप रिसोर्स देखना कि आप कहाँ से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर आप ना फाइंड आउट कर पाओ तो कमेंट में बता देना, हम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगला, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में अंतर लिखिए, ठीक है। यहां पे देखिए राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों में अंतर लिखना है। इसमें यह भी पूछेगा कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में अंतर क्या है, तो वही शक्तियां क्या है, इट मींस कि अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट करने का है तब भी सही से करके आइएगा, और ये शक्तियां पूछे तो ये क्वेश्चन तो करके ही आना है, ठीक है। अगला कह रहा है, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण लिखिए। यानी कि भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी कि संसद कानून कैसे निर्माण करते हैं उसके 4 चरण लिखने हैं। 4 चरण मतलब कि उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के 4 चरण बताइए, या फिर ये ऐसे भी पूछ सकता है कि संसद जो है वो कानून कैसे बनाती है, ठीक है। अगला है जो है संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर सकती है या फिर करती है, समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो पूछता है कि संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, यानी उसके नियंत्रण का क्या तरीका है उसको बताना है, ठीक है। और वैसे भी लगातार हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो जाते जाते इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जो ग्रुप सर्कल के फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके, और हम भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये मोटिवेशन आए कि हम आपके लिए और लगातार काम करें, ठीक है। देखिए विधेयक से आप क्या समझ सकते हैं, फिर क्या समझते हैं विधेयक, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ज्यादा नंबर में बनने के चांसेस नहीं है, आपके 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा ये। तो विधेयक क्या है ये आपको बताना है, फिर विधेयक का अर्थ क्या है, ठीक है। अगर ये पूछे कि विधेयक का अर्थ क्या है, विधेयक का तात्पर्य किस चीज से है, तो ये सेम क्वेश्चन है, एक ही उत्तर इसका लिख के आना कि विधेयक क्या है, बस। दल बदल शब्द से आप क्या समझते हैं, नाम से आप समझ रहे होंगे दल बदल। दल बदल मतलब कि इस दल से इस दल, इस दल से इस दल, ठीक है। तो दल बदल से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आप पढ़े हुए होंगे तो अच्छे से करके आएंगे, ठीक। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित रख सकती है। देखो 2 शब्द यहाँ पे, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ना अच्छे से समझना आप। अब ये मत समझना कि हाँ लोकसभा राज्यसभा दे दिया तो अंतर कर दे, नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां या फिर अंतर पूछे तो करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, देखो लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में कारगर ढंग से नियंत्रित रखती है, यानी कि संसद के ऊपर
कार्यपालिका के ऊपर लोकसभा का नियंत्रण किस तरीके से है और कौन अच्छे ढंग से रखता है, ये बताना है आपको। ठीक है, लोकसभा रखती है बता दिया है, पर कैसे वो प्रक्रिया आपको बताना है। ठीक है, संसदीय समितियां क्या कार्य करती हैं, यानी कि जो संसद की समितियां हैं वो कार्य क्या करती हैं, उनके क्या काम है, उसका उल्लेख आपको करना है। ठीक है, तो ये 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके ऊपर अब अगर आज अभी बैठ करके आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट की तरह लगाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, और ये मिड टर्म क्या फाइनल एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास के जो 6th चैप्टर है न्यायपालिका, इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लगातार इसके पीछे आपके हमारी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें हम हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए पॉलिटिकल के, जिसमें आपको करने में और समझने में आसानी होगी। तो आप प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख लीजिएगा, और अगर वो वीडियो पसंद आती है आपको, आपके लिए हेल्पफुल है, तो जाते जाते उस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि लगातार हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लेकर आएँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, और अगले वीडियो में हम इस वीडियो में देखते हैं कि न्यायपालिका, इसके 10 क्वेश्चन जो हैं न्यायपालिका के, इसमें हम समीक्षा करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, हम एक अनुमानित तौर पे वो क्वेश्चंस लेके आते हैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के कुछ सालों में आए गए रहते हैं और साथ ही साथ इस साल के सेशन में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हम आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बिहाफ पे एक अनुमानित क्वेश्चंस लेके आते हैं, जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके जो एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम, उसमें आपको बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जनहित याचिका कब व किसके द्वारा आरंभ की गई। ठीक है, तो इसमें कब और किसके द्वारा आरंभ की गई, ये दोनों बातें लिखनी है आपको। ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है और हर एक साल पूछता है, इस साल भी मे भी पूछ दे आपसे। तो इसमें आप क्या करेंगे, किसके द्वारा और कब आरंभ की गई, ये दोनों बातें लिखनी है। ठीक है, याचिका पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। पुनरावलोकन, सबसे पहले शब्द के अर्थ को समझिएगा कि पुनरावलोकन कहना क्या चाहता है। ये नहीं कि पेपर शीट खोले और आंख बंद करके लिखना स्टार्ट कर दिए, फिर तो वहां पे बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, कानून के शासन का क्या अर्थ है। ठीक है, यहां देखिए कानून के शासन, क्योंकि कानून का शब्द इसलिए यूज किया गया है, न्यायपालिका का चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो कानून आना स्वाभाविक तौर पे स्वाभाविक एक तरीके से आम बात है। तो कानून का शासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये स्पष्ट करना आपको। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी रीटें जारी कर सकता है, देखो उल्लेख करना है। ठीक है, यहां पर मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में सेकंड वाले चैप्टर में देखिएगा मैंने करा रखा, अगर अभी आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा करके हमारे प्लेलिस्ट में सेकंड चैप्टर है उसको पूरा देखिएगा, वहां पर ये प्रॉपर क्वेश्चन करा रखा है मैंने। ठीक है, मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए कौन कौन सी रीटें जारी की जाती है, उन सभी रीटों को मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप, वहां से आपको ये क्वेश्चन के आंसर जानने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इसमें वो सारे रीट बताने हैं जो हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करते हैं, क्योंकि बिना मौलिक अधिकार मानव का विकास हो ही नहीं सकता, सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता है ना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हम पद से कैसे हटा सकते हैं, उसकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है। देखिए यहाँ पे अपील का सबसे बड़ा न्यायालय पूछ रहा है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऐसी कौन सी चीजें जो अपीली तौर पे मानी जाती हैं। ठीक है, उसको बताना है, पहले क्वेश्चंस को समझना है। ये क्वेश्चंस अधिक बार पिछले ईयर भी क्या हुआ था, कुछ बच्चे ने इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया था कि भैया यहाँ पे तो न्यायपालिका है या न्यायपालिका के बारे में लिख के आ जाते हैं, पर वहां पे उसके पुनरावलोकन के बारे में लिखना है। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है। ठीक है, यानी पिरामिड शैली, पता है आपको पिरामिड के आकार की है, इतने से आप समझ गए होंगे मे भी, है ना, नहीं समझे होंगे तो आपके पास अभी सपोर्ट मटेरियल से या फिर जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, कर सकते हैं वहां से। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है, यानी कि ऐसा कौन से क्षेत्राधिकार है, लिमिटेशंस है जहां पर न्यायपालिका जो है कार्य करती है या फिर कार्यों का गठन करती है। ठीक है, तो उसके क्षेत्राधिकार का वर्णन करना है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र बनाया गया है। आपको पता है विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, है ना, तो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून कार्यपालिका लागू करवाती है, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को न्यायपालिका न्याय करती है। तो कैसे स्वतंत्र है कि न्याय करती है, इसका वर्णन करना है। ठीक है, अगला कह रहा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू एवं गतिशील बनाने में न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
देखो अब इस क्वेश्चंस को समझ जाना, बस आसान से सरल से शब्दों में है, सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वैसे क्वेश्चंस आप लोग बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होगे, एग्जाम्स में छोड़कर नहीं आओगे अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस आते हैं तो, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी उम्मीद है, कहते हैं ना उम्मीदों पर पानी मत फेरना, ठीक है, तो वैसे ही उम्मीदों पर पानी मत फेरना। बहुत अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, पढ़ते हो, सहनशीलता है तुम्हारे अंदर, है ना, तो लगातार वैसे ही अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना और इस वीडियो के थ्रू जितना आपको हेल्प मिल सकता है लेना सपोर्ट। कमेंट्स में बताना कि अगर इनमें से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो हम उसके जो पॉइंट्स है या फिर आंसर्स के की पॉइंट्स है उसको आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और बस एक ही उम्मीद लगा के रह सकता हूँ आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ढेर सारा प्यार दो। थैंक यू।